हाँ, तो ये मतलब पढ़ने पे ही पता चलता है कि कितना कमी है, कि मतलब कैसे समझा जाता है कोई नया चीज। जैसे मैं यहाँ पे समझा देता हूँ तो मेरे को तो आता है ये सारा, बार बार पढ़ाया हूँ। तो तुम लोग किस तरीके से सीखते हो या किस तरह से इसको रिवाइज करके स्ट्रॉन्ग करते हो, ये सारा मेथड पता चलता है। जैसे मैं एक बार पढ़ता हूँ फिर उसको पढ़ता हूँ तब जाके समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसे पढ़ाना है। और तुम लोग के लिए भी नया चीज है, इस नए चीज को सीखना होता है पहले, और सीखने के बाद जब तक लिखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो उस चीज को बिल्डअप करो कि कोई चीज कितना जल्दी समझ में आ जाए। और उसके लिए सबसे अच्छा प्रैक्टिस होता है कॉपी में लिख लिख के, जितना बार लिखोगे उतना ज्यादा। ऐसे तो मैं सबको बोलते रहता हूँ 5 बार लिखो, 3 बार लिखो, लेकिन यही सब चीज है जो हर एक टीचर बताते हैं। कम से कम 3 बार हर एक डेरिवेशन को लिखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। हर एक फॉर्मूला को याद करते रहो ताकि तुम्हें उस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए। और बुक रीडिंग का हैबिट डाल लो सभी कोई, ताकि इस बार जो पेपर आएगा ना, मतलब एस एल अरोड़ा जो बुक होता है उस बुक से बाहर कभी कोई चीज गया नहीं, लेकिन वो ही अपने आप में इतना बड़ा चीज है कि पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। तो नोट्स को सबसे पहले रिवाइज कर लेना सभी कोई अच्छे से। एक बार नोट्स हो जाए तो फिर मेरे को बताना, फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ना है। या फिर सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो मैं अपने ढंग से रिवाइज कराऊं। तुम लोग अभी कोई भी चैप्टर होता है, अगर नोट्स कंप्लीट करने के बाद भी अगर कहीं से क्वेश्चन नहीं बने तो पूछना, तो फिर मैं बता पाऊंगा कि किस तरीके से आगे पढ़ना है। एक बार नोट्स तुम्हें क्लियर हो जाए। ऐसे तो मैं देखता हूँ सब लोग इस भरोसे बैठे हुए हैं कि कोरोना थोड़ा दिन और चले और हमारा एग्जाम कैंसिल हो जाए, ऐसा भरोसे में सभी लोग। लेकिन ये सब दिन नहीं होगा ना, कभी ना कभी तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान में रख के सॉल्व करना। हाँ, ठंड थोड़ा थोड़ा लग रहा था। यहाँ इस वाले रूम पे थोड़ा सा लगता है ज्यादा ठंड, वहां पे नहीं था उतना, लेकिन यहाँ पे लगता है। देखो ट्रांसफार्मर में देखो, ये वाला पूरे ऐसे सर्किट बनाने का जरूरत नहीं है, तुम लोग बनाए हुए होंगे। यहाँ पे होता है इनपुट, और इनपुट ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन एसी ओनली, डीसी पे काम नहीं करता है, एसी पे काम करता है। पहला चीज तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो वोल्टेज होता है वो एसी वोल्टेज होता है। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि क्यों डीसी पे वर्क नहीं करता है, तो बताना है वहां पे कि डीसी में करंट कांस्टेंट होता है हर वक्त। अगर करंट कांस्टेंट है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द लूप पहले से कांस्टेंट है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा इस वाले कॉइल में। वो लिखवा दूंगा अलग से। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि जो भी हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो वेरिएबल करंट पे वर्क करता है, और वेरिएबल करंट कहाँ से मिलता है, एसी वोल्टेज के लगाने से मिलता है। तो पहला चीज तो ये ध्यान रखना है कि जो हमें करंट चाहिए वो वेरिएबल वोल्टेज से मिलता है, और वेरिएबल वोल्टेज मतलब एसी सोर्स से मिलेगा। तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन एसी नॉट ऑन डीसी, ये चीज को ध्यान रखना है। ऐसा कभी नहीं देखते हो कि कोई बैटरी के वोल्टेज को हम कम ज्यादा कर सके, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा पॉसिबिलिटी तभी होता है जब हमारे पास एसी सोर्स हो। जैसे हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो एसी सोर्स होता है, लेकिन अगर मान लो जो हमारे पास इन्वर्टर है घर में, उसमें जो बैटरी होता है वो तो डीसी स्टोर करता है। उस डीसी का एसी में कन्वर्जन ही इन्वर्टर करता है। जो इन्वर्टर होता है इसका दो काम होता है। पहले तो जो घर में सप्लाई आता है वो आता है एसी, ठीक है, उसको पहले डीसी में कन्वर्ट करता है और फिर वो स्टोर होता है बैटरी में, ठीक है। ये आएगा डीसी, इसमें स्टोर हुआ, फिर इससे डीसी यहाँ पे जाता है और फिर ये कन्वर्ट करके एसी भेजता है, ठीक है। क्योंकि हम डीसी को ही स्टोर कर पाते हैं, और स्टोर करने के बाद जब वो डीसी को सप्लाई करते हैं तो जो हमारा इन्वर्टर होता है फिर से उसको एसी में कन्वर्ट कर देता है। हम जो सप्लाई लेते हैं वो एसी होता है, इन्वर्टर उसको पहले डीसी में कन्वर्ट किया, डीसी वाला करंट बैटरी में स्टोर होता है, और ये स्टोर होने के बाद फिर डीसी से एसी चला जाता है। ये एक हमारे जो मोबाइल फोन्स में जो बैटरी होता है और जो चार्जर होता है, चार्जर का भी काम यही होता है। मोबाइल फोन्स को हम लोग सॉकेट, उसका जो चार्जर है उसको सॉकेट में वो कराते हैं। जो चार्जर होता है
वो चार्जर क्या करता है, उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर मोबाइल फोन्स को भेजता है। तो ये वाला काम होता है वहां पे भी, क्योंकि हमारा जो मोबाइल फोन्स का बैटरी है वो डीसी पे ही काम करता है। देखते हो कि लिथियम आयन करके बैटरी का नाम होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें होता है कि इन्वर्टर जो ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं ये एसी पे वर्क करता है, इस चीज को ध्यान रखना है। और यहाँ पे नया करंट इंड्यूस होता है यहाँ पे फ्लक्स होने के कारण से, और इसको लिखते हैं यहाँ पे लोड या फिर आउटपुट। इस वाले सर्किट को हम बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट, और इस वाले सर्किट को बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। ये ध्यान रखना है, इस वाला जो सर्किट है इसको प्राइमरी बोलते हैं और इस वाले को सेकेंडरी बोलते हैं। तो इसमें जो करंट फ्लो होता है वो प्राइमरी होता है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है वो होता है सेकेंडरी। इस चीज को ध्यान रखना है। इन्वर्टर के लिए तो मैं ऐसे समझाया, सिलेबस में है नहीं इन्वर्टर पढ़ना, तो उसके लिए ज्यादा ध्यान नहीं रखना। बस ट्रांसफार्मर क्या होता है इसको अच्छे से ध्यान रखना है। ट्रांसफार्मर में जो क्वेश्चन पूछता है वो भी बता देता हूँ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है या फिर ट्रांसफार्मर में जो लॉस होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है ये सब कभी नहीं पूछा है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन और लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, इसको तो ये वाला फिगर सभी लोग बनाए होंगे। ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन लिख लो, इट इज अ स्टैटिक डिवाइस। ठीक है, अब इस वर्ड का मतलब समझ लो। स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रुका हुआ डिवाइस होता है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई मोशन वगैरह होते रहता है, ऐसा कुछ नहीं। स्टैटिक मतलब इसका कोई भी पार्ट मोशन में नहीं होता है, सारे पार्ट स्टैटिक होते हैं। तो ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस which is used to step up or step down AC वोल्टेज। ये भी लिख दिया हूं यहाँ पे, AC वोल्टेज को स्टेप अप कहने का मतलब उसके वोल्टेज के वैल्यू को बढ़ाने के लिए या फिर उस वोल्टेज को घटाने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच इज यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन AC वोल्टेज। इसको लिख लो कॉपी में। ये वाला लिख लिए होगे सभी को। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, जो हम लोग को समझना होता है कि किस तरीके से इसका इक्वेशन लिखना है। तो देखो, अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें ये वाला कॉइल होता है। ऐसा समझो, एक क्यूबॉइडल ऐसा ब्लॉक मिलता है, ठीक है। इस क्यूबॉइडल ब्लॉक के ऊपर वायर्स को लपेटा जाता है। अगर तुम लोग कभी बाई चांस ट्रांसफार्मर को देखे होगे, ये घर के बाहर वाला नहीं, घर के अंदर वाला, क्योंकि घर के बाहर वाला हाई लेवल होता है, वो हम लोग के सिलेबस में भी नहीं। हालांकि फंक्शनिंग उसका भी वैसे ही है, लेकिन उसमें देखते होंगे ये घर के बाहर लगा रहता है इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह पे, उसमें ऑयल वगैरह का भी यूज किया जाता है उसको कूलिंग वगैरह करने के लिए। तो उसका कंस्ट्रक्शन अलग तरीके से, वो नहीं। घर के अंदर जो छोटा बहुत ट्रांसफार्मर होता है उसको अगर हम देखें तो उसमें ऐसा कॉइल लपेटा रहता है, ठीक है। और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो ड्यू टू दिस करंट ईएमएफ इंड्यूस इन द प्राइमरी कॉइल इज गिवन, या फिर ऐसा हम लिख दें, वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल इज गिवन बाय, देखो इस चीज को ध्यान रखना है कि V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी AC सोर्स वोल्टेज। इस वोल्टेज का बहुत ज्यादा काम नहीं होता है। वोल्टेज का कौन सा वैल्यू का काम होता है? RMS वैल्यू का काम होता है, क्योंकि RMS वैल्यू पे ही हम बात करते हैं हर वक्त। अगर मान लो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा होगा तो वो RMS वैल्यू को मेजर कर रहा होगा।
इस पूरे इक्वेशन को नहीं लिखते हैं वहां पे। तो ये हम सर्किट में सप्लाई में लगाते हैं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। बट देखो इस वाले कॉइल को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल और इस वाले कॉइल को हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में जो करंट होगा उसका नाम होगा आईपी। आईपी मतलब प्राइमरी कॉइल में करंट, करंट इन प्राइमरी कॉइल। और वोल्टेज जो होगा प्राइमरी कॉइल में उसका नाम होता है वीपी। वीपी का नाम क्या हो गया? करंट इन प्राइमरी कॉइल। अब देखो यहाँ पे एक टर्न हुआ, ये दो टर्न हुआ, तीन हुआ, ऐसे बहुत सारे टर्न्स होंगे। तो एनपी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इन, इसको याद कर लेना अच्छे से, वहां पे आएगा तो लिखना भी होगा, बट ये याद रखना चाहिए। नंबर ऑफ टर्न्स इन, कौन सा कॉइल का हम बात करें? प्राइमरी का। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ये याद रखना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। आईपी क्या होगा? करंट इन प्राइमरी कॉइल, करंट इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। आईपी हो गया, एनपी हो गया, वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। 5P फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल, ये एकदम बेकार है, मतलब पीपीपी जहां पे होगा इन प्राइमरी कॉइल, जो भी एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, तो प्राइमरी कॉइल के लिए एनपी। आईपी होता है करंट इन प्राइमरी कॉइल, वीपी वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, 5P फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल। ये चीज को याद रखना, ठीक है। कई कई जगह पे V1 V2 करके बात होगा, I1 I2 N1 N2 V1 V2, तो वो समझ जाना, 1 मतलब प्राइमरी और 2 मतलब सेकेंडरी। एनपी आईपी वीपी 5P हो गया। इसी के तरह अगर सेकेंडरी का बात होगा तो NS लिखेंगे, IS लिखेंगे, VS लिखेंगे, 5S लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, करंट इन सेकेंडरी कॉइल, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो पहले तो ये चारों लिख लो और उसी के जैसा ये होता है ये समझ के रख लेना, इस चारों को लिख लो। और वैसे ये समझ लेना, NS मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, IS मतलब करंट इन सेकेंडरी कॉइल, VS मतलब वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, 5S मतलब फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। इसको लिख लो। हो गया, ये लिख लिए सभी कोई, ये चारों पॉइंट लिख लिए। अब देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो पहला चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक दो फॉर्मूला तुम लोग को बताता हूँ, जो पुराना है जो पढ़ाया हुआ हूँ उसको फिर से रिपीट कर। पहला चीज ये ध्यान रखना है कि अगर 1 मार्क्स में पूछे या 1 लाइन में कि ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो उसमें लिखेंगे इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब क्या होता था? एक कॉइल में करंट के चेंज होने के कारण से दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाए। फिर से समझे इस बात को, इस कॉइल में अगर करंट है और वो करंट अगर वेरिएबल है, तो इसके पास में अगर कोई दूसरा कॉइल होगा तो उस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा। करंट इंड्यूस होगा मतलब इस कॉइल में हम कहीं से करंट लाए नहीं, बट इस कॉइल में जो करंट वेरिएबल है उसने इस कॉइल में करंट को इंड्यूस करा दिया। करंट को इंड्यूस कराने का मतलब वहां पे वोल्टेज इंड्यूस हुआ होगा या फिर ईएमएफ, और उसके कारण से अगर ये सर्किट कंप्लीट है तो यहाँ पे करंट भी फ्लो होने लगा होगा। ये होता है सॉफ्ट आयरन कोर, ये सभी को पता है सॉफ्ट आयरन कोर ये होता है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये सोलेनॉइड की तरह दिखता है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता भी है सोलेनॉइड के जैसे। तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये सभी को पता होता है। मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड इज गिवन बाय म्यू नॉट, n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I इज करंट, ठीक है। अब देखो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B A cos थीटा और ईएमएफ इंड्यूस होता है माइनस d∅dt, ठीक है। तो देख वो दोनों चीज हम लोग यहां से समझ सकते हैं। पहला चीज
अगर ये एसी सोर्स नहीं होंगे, यहाँ पे डीसी सोर्स हो, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट का मतलब होता है हर वक्त उस करंट का वैल्यू सेम होना। अगर एसी है तो एसी सोर्स में करंट कैसा होता है, I is equals to I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ग्राफ से देख लो ऐसा बनता है, लेकिन अगर डीसी होता तो ऐसा ही जाता बस। तो डीसी में करंट का वैल्यू हर वक्त सेम है। अब बताओ तुम, अगर करंट सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा कि नहीं, क्योंकि म्यू नॉट तो पहले से कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा, तो ट्रांसफार्मर को जब हम बनाएंगे उसमें किसी इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट हो गया, वहीं पे से फिक्स होके हमारे घर पे आता है, या फिर कहीं पे भी जाए ट्रांसफार्मर बनने के बाद नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट हो जाता है। तो म्यू नॉट पहले से कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पहले से कांस्टेंट है, और अगर करंट कांस्टेंट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो गया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होने के कारण से क्या होगा, हमें पता है इस कॉइल का एरिया तो कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पहले से बनाया गया है, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, और दोनों के बीच का एंगल भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। अब फ्लक्स कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो, मतलब वहां पे ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा, तो इस कॉइल में कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा, तो ऐसे मशीन का हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि डीसी सोर्स हम लोग नहीं यूज में लाते हैं, क्या लाते हैं, एसी सोर्स। एसी सोर्स होता क्या है कि अगर इसमें वेरिएबल करंट है तो यहाँ पे करंट वेरिएबल, ड्यू टू करंट वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी हर वक्त वेरिएबल आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो फ्लक्स भी वेरिएबल होगा, और व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब इस कॉइल में बिना करंट आए ईएमएफ आ गया, और उसके कारण से ईएमएफ आने के कारण से करंट यहाँ पे फ्लो होने लगा। बेसिकली हमने करंट इसमें डाला था, इसके कारण से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना था, और वो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल था, तो उसने इस वाले कॉइल पे ईएमएफ को इंड्यूस कराया, एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। इस चीज को याद रखना है। तो ये तो मैं समझाया हूँ, वहां पे ऐसे समझाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें लिखना होगा। तो क्या लिखना होता है, देखो पहले तो बता दो ये वाला समझ में आ गया सभी को। देखो इसमें लिखना होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। कौन सा प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। छोटा सा हेडिंग डालो, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। इसमें पहला पॉइंट लिखना है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। पहला चीज तो ये ध्यान रखना है कि तुम लोग के जो स्कूल के टीचर है वो कॉपी ठीक से चेक नहीं करते, मतलब मेरा पढ़ाया हुआ चीज को गलत कर दिए हुए, ठीक है, और वो कहीं से गलत नहीं है। ऐसा कोई चीज होता नहीं है जो मैं कहीं और से, मतलब कि ऐसे कहीं से भी लिखवा देता हूँ। वो जो चेक करते हैं वो गलत चेक किए हैं, और इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कोई मतलब नहीं है, नॉलेज है बस, कोई दिक्कत नहीं। जैसे छोटे लोगों से मैं वो नहीं करता, आर्गुमेंट नहीं करता हूँ, ठीक है, वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह। दूसरा, मैं ये सभी स्कूलों के लिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारे टीचर वो मैटर नहीं करता है, वो कोई पार्ट गलत कर सकते हैं, उनको पता है कि बच्चा चीटिंग करके लिख रहा है, तो चीटिंग करके लिख रहा है तो वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन उतारेंगे, तो उनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं मार्क्स तो कट करना है ना उनको, एक दो मार्क्स, तो वो कुछ भी कट कर सकते हैं। लेकिन मतलब ऐसा दो तीन जगह मैं देखा हूँ कॉपी में कि मैं जब वो चीज लिखवाया हूँ तो वो गलत नहीं हो सकता, और वो चीज गलत की है। ऐसा नहीं बोला हूं कि मेरे से गलती नहीं हो सकता, बट कोई चीज अगर सही है मतलब वो सही होना चाहिए, भले वो बुकिश लैंग्वेज नहीं हो, वो खुद से लिखा हुआ लाइन हो, उससे कोई मतलब नहीं चाहिए। जो गलत है वो गलत है, और जो सही चीज है उसको सही मानना चाहिए, रेड पेन से क्रॉस नहीं करना चाहिए। पहला चीज तो उनको ये सोचना चाहिए। बाकी जब तुम बोर्ड का एग्जाम दोगे तो वहां पे हर एक चीज को अच्छे से चेक किया जाता है, तो इस बात से परेशान नहीं होना है। उनका काम है दो चार मार्क्स काट करना, तो उतना तो तुम लोग ऐसे ही दान दे दोगे, ठीक है, दो चार नंबर से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसमें देखो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर में लिखना है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन मैंने पढ़ाया था चैप्टर 6 में, तो चाहो तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है वही डिफाइन कर दें यहाँ पे, क्योंकि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और इसके नीचे लिख दो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, द फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग करंट इन सेकंड कॉइल व्हेन देयर इज अ
चेंजिंग या वेरिएबल करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो वो वहां पे डेफिनेशन लिखवाया हुआ है, वहां से चाहो तो तुम कॉपी कर सकते हो। पहला पॉइंट ये सही लिखवाया हूं, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये चीज तो समझ में आ गई। इसके आगे कुछ पॉइंट लिखवा दे रहा हूं, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब ये एनसीईआरटी का ही पॉइंट लिखवा दे रहा हूं, क्योंकि फिर मैं ऐसा कुछ लिखवा दिया इससे रिलेटेड तो फिर उनको समझ में नहीं आया। ऐसे तो बोर्ड वाले को समझ में आता है, जो बोर्ड का कॉपी चेक करता है उनको सब कुछ समझ में आता है, लेकिन स्कूल वाले को कभी कभी समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए लिख दे रहा हूं। व्हेन एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, when an alternating voltage is applied, when an alternating voltage is applied to primary, हाँ क्या, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, दिख नहीं रहा है क्या? ठीक है मेरे तरफ, बाकी लोग दिख रहा है ना? ठीक, इसको लिखना स्टार्ट करो। देखो, when an alternating voltage is applied to primary coil, then due to variable current, in primary coil, there is alternating magnetic flux in secondary coil, which induces, नीचे दिख रहा है सभी कोई को? लास्ट लाइन दिख रहा है कि नहीं सभी कोई को? ठीक है, इस पॉइंट को वहां पे लिखना होगा, ये प्रिंसिपल रहता है। When an alternating voltage is applied to primary coil, जब हम प्राइमरी कॉइल पे alternating voltage लगाएंगे तो then due to variable current in primary coil, there is alternating magnetic flux in secondary coil। जहां पे करंट का वेरिएबल था तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस होगा, बेसिकली ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स आएगा, और वो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स पूरे कॉइल में रहता है, और इस कॉइल को अगर ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स मिलेगा तो इस कॉइल को ईएमएफ इंड्यूस कराना पड़ेगा। ठीक है, तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे, वेरिएबल करंट इन प्राइमरी कॉइल, देयर इज ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल व्हिच इंड्यूसेस ईएमएफ इन द कॉइल। ठीक है, इस वाले कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस कर। अब ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस एन डी बाई डी। ठीक है, तो इसके कारण से चेंज आता है वहां, तो ये वाला लिखना नहीं है किसी को, बस ये वर्किंग प्रिंसिपल हमें आना चाहिए। कई बार 1 मार्क्स में पूछ लेता है, तो पहला चीज तो म्यूचुअल इंडक्शन और दूसरा ये वाला। ठीक है, और डेफिनेशन में याद रखना, स्टैटिक डिवाइस होता है जिसका काम होता है वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करना। अगर वोल्टेज स्टेप अप स्टेप डाउन होगा तो करंट भी हो जाता है। ठीक है, तो इसको लिख लिए होंगे सभी कोई? ये वाला लिख लिए हैं सभी कोई? प्रिंसिपल लिख लिए हैं? अब देखो, इसके बाद यहां पे समझो, अगर हम इस कॉइल में ईएमएफ का बात करें, ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, या फिर इसको मैं लिख रहा हूं वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल इज गिवन बाय, देखो ईएमएफ का फॉर्मूला होता था इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी। ठीक है, माइनस एन डी फाई बाई डी की, तो वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल इज गिवन बाय माइनस नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल डी फाई बाई डी।
ठीक है। अगर हम सेकेंडरी कॉइल का बात करें तो दोनों में याद रखना है कि जो फ्लक्स होगा ना वो सेम होगा, ऐसा नहीं कि फ्लक्स दोनों में अलग अलग हो जाएगा, दोनों में फ्लक्स सेम होगा, तो दोनों को d∅ से डिनोट करेंगे। वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल इज गिवन बाय माइनस ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल d∅ by dt। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करूं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, देन voltage in primary coil divided by voltage in secondary coil is equals to Np upon Ns। ये इक्वेशन आ जाएगा। तो देखो क्या होगा कि किसी भी कॉइल में जो वोल्टेज होता है ना वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स Np है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स Ns है। अगर देखो इसी इक्वेशन से देखो, अगर हमें एक वोल्टेज पता होगा, वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल अगर हमें पता हो और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी पता होगा, तो वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? वीपी का वैल्यू पता है, एनपी का वैल्यू पता है, एनएस का वैल्यू पता है, तो वीएस सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो वीएस का वैल्यू कितना आएगा वो देखो, वीएस आएगा यहां से देखो कितना आएगा, वीएस उधर जाएगा, वोल्टेज इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय वीएस अगर मैं लिख रहा हूं तो एनएस अपॉन एनपी आएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ये वाला टर्म उधर गया, NS by NP नीचे आ गया और वोल्टेज इन प्राइमरी वहीं पे, तो वोल्टेज इन सेकेंडरी इज गिवन बाय वोल्टेज इन प्राइमरी इनटू NS अपॉन NP। अब देखो ध्यान से, अगर हमें वोल्टेज को बढ़ाना होगा, मान लो मैं यहाँ पे 5 वोल्ट लगा रहा हूं और मुझे चाहिए 10 वोल्ट, तो यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे 5, वो कैसे पॉसिबल है इस चीज का बात करना होगा। तो एक केस तो ये है, ट्रांसफार्मर का काम था जितना वोल्टेज हमने लगाया उससे कम वोल्टेज चाहिए। जैसे घर में देखते होंगे कभी बहुत ज्यादा वोल्टेज आ रहा है तो हम उसको कम करते हैं, और कभी कभी देखते हैं कि अगर कम वोल्टेज आ रहा है, डीम लाइट वगैरह हो रहा है, अब तो एलईडी में पता भी नहीं चल पाता है कि डीम लाइट है कि कैसा लाइट है। जो येलो बल्ब होता था ना उसमें समझ में आता था कि डीम लाइट है या ज्यादा लाइट है। ठीक है, या फिर हम वोल्टेज देख के भी बता सकते हैं। तो अगर हमारे पास मान लो सप्लाई से मतलब बाहर से जो करंट हमारे घर में आ रहा है वो ज्यादा होगा, तो हम क्या करना चाहेंगे उसको कम, क्योंकि हमारा जो घर का पूरे डिवाइस बना होता है ना वो 220 वोल्ट के लिए बना होता है। हमारे घर में जितने भी सप्लाई है, जितने भी डिवाइसेस हैं, वो 220 वोल्ट के लिए बने हुए। अगर उससे ज्यादा आएगा तो सामान फूक जाएगा, अगर कम होगा तो चलेगा नहीं ठीक से, उसमें भी फूकने का ज्यादा चांस होता है। जैसे फैन वगैरह 220 से ज्यादा दोगे तो जल जाता है, ये चीज होता है। अगर ज्यादा देर के लिए दोगे तो वो जल जाता है। तो इसीलिए हर एक के घर में जहां पे सप्लाई वाला होता है वहां पे एक बड़ा सा ट्रांसफर मतलब स्टेबलाइजर बोलते हैं उसको, ट्रांसफार्मर नहीं बोल के उसको बोलते हैं स्टेबलाइजर। ठीक है, इसका काम होता है वोल्टेज को अप डाउन करना, और यहाँ पे भी इसका भी काम वही था। तो हम लोग कैसे वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए, देखो वोल्टेज इन सेकेंडरी हमें चाहिए, वोल्टेज इन प्राइमरी मान लो कुछ है, अगर ये वाला रेशियो NS अपॉन NP अगर ग्रेटर देन 1 होगा, मान लो NS अपॉन NP 5 है और वोल्टेज इन प्राइमरी 10 है, तो 5 into 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर मान लो ये रेशियो 1 से कम छोटा होता है तो ये डिवाइड करके और छोटा वैल्यू ला देगा। तो जब भी हमें वोल्टेज ज्यादा चाहिए मतलब स्टेप अप, उस समय NS ग्रेटर देन NP होना चाहिए, क्योंकि NS ग्रेटर देन NP होगा तो जो रेशियो है वो 1 से ज्यादा होगा, और उस वक्त हमारा ये जो आएगा सेकेंडरी में वोल्टेज वो ज्यादा होगा। पहले तो इसको लिख लो फिर इससे आगे लिखवा रहा हूं। इसको लिख लिए हैं सभी कोई? अब देखो ये वाला इक्वेशन से समझा रहा था मैं, इस इक्वेशन को फिर से लिखता हूं, Vs इज इक्वल्स टू Vp, Vs इज इक्वल्स टू Vp NS by NP। ये ठीक लिखा हूं? NS by NP है या NP by NS था? बताओ सभी कोई NS by NP लिख पाया था अभी क्या? ठीक है, तो देखो if NS is greater than NP, if number of turns in secondary coil is greater than number of turns in primary coil, then NS is greater than NP, और उस समय ये रेशियो 1 से ज्यादा आ जाएगा।
तो उस वक्त क्या होगा, सेकेंडरी में वोल्टेज क्या हो जाएगा, ज्यादा। उसको बोलते हैं स्टेप अप कंडीशन, स्टेप अप। अगर मान लो इफ NS इज लेस देन NP, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ज्यादा हो जाए, तो यहाँ पे ये वाला रेशियो 1 से कम होगा, तो VS क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब स्टेप डाउन हो जाएगा। ये 2 पॉइंट याद रखना है। स्टेप अप के लिए नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, एंड स्टेप डाउन के लिए NP ग्रेटर देन NS होना चाहिए। इसको लिख लो। ये तो हो गया हमारा स्टेप अप और स्टेप डाउन का कंडीशन। अब देखो इसमें एक चीज याद रखना है, एक ट्रांसफार्मर इज कंसिडर्ड to be 100% efficient, अगर ऐसा कंसीडर कर ले तो जितना पावर सप्लाई किया गया है उतना ही पावर निकलेगा। पावर इन द इनपुट या फिर पावर इन द प्राइमरी सर्किट इज इक्वल टू पावर इन द सेकेंडरी सर्किट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। मतलब प्राइमरी सर्किट का बात करें तो वोल्टेज इन प्राइमरी इनटू करंट इन प्राइमरी, Vp इनटू Ip किसके इक्वल होगा, Vs इनटू Is। कैसे आया, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। तो पावर इन प्राइमरी सर्किट इज गिवन बाय वोल्टेज इन प्राइमरी सर्किट इनटू करंट इन प्राइमरी सर्किट। पावर इन सेकेंडरी सर्किट कैसे देंगे, Vs इनटू Is। तो अब देखो क्या क्या आ रहा है हमारे पास। हम लोगों ने अभी देखा यहां से एक और रेशियो आ गया, Vp अपॉन Vs इज इक्वल टू Is अपॉन Np। Vp अपॉन Vs इज इक्वल टू Is अपॉन Np। अब इन सभी रेशियो से हम कुछ याद रखेंगे, और वो क्या क्या याद रखना है देखो। देखो यहाँ पे ये वाला रेशियो और जो सबसे पहले हम लोगों ने रेशियो निकाला था इसका रेशियो, उन सबको अगर कंबाइन कर दे एक साथ तो क्या हो जाएगा, देखो वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। अब देखो यहां से अगर मैं Vs अपॉन Vp लिख रहा हूं तो ये Vs अपॉन Vp क्या देगा, यहां पे क्या हो जाएगा, Ip अपॉन Is। तो ये याद रखना है, इस इक्वेशन को याद रखना है। Vs अपॉन Vp करंट इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। यहां तक तो सेम है, Vs है यहाँ पे NS, P और P। बट इन द करंट वाले में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, Ip अपॉन Is हो जाएगा। तो ये चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि पावर इज इक्वल्स टू होता है वोल्टेज इनटू करंट। पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। तो वोल्टेज और करंट का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो ऑलवेज सेम होगा। यहां से हमने इक्वेशन निकाल लिया, Vp अपॉन Vs इज इक्वल्स टू Is अपॉन Np, Ip। तो इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो Vs अपॉन Vp होगा, और उधर वाला रेसिप्रोकल कितना होगा, Ip अपॉन Is। तो इन तीनों इक्वेशन को अच्छे से याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन आता है Vs अपॉन Vp इज इक्वल्स टू NS अपॉन Np इज इक्वल्स टू Ip अपॉन Is। इसको याद रखना है, यही ट्रांसफार्मर का रिलेशन है। इस चीज को याद रखना है, इन सभी इक्वेशन को, और इसी से हमारा काम बन जाता है। अब देखो इसको लिख लो बस, यहीं तक इसका वो है। इसके बाद जो है ना हम लोग को पढ़ना होता है लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ठीक है, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। अब यहां से मैं समझा दे रहा हूं सभी लोग को,
उसको लिखना नहीं, अभी जो मैं समझाऊंगा उसको लिखना नहीं है। इसके लिए एनसीईआरटी में मैं बता दे रहा हूँ कहां से कहां तक हम लोग को लिखना है, और उसको तो एकदम अच्छे से याद कर लेना, हर एक बार पूछा गया है। ये बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है और ये रिसेंटली में पूछा जा रहा है, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो लॉसेस इन ट्रांसफार्मर में कुछ पॉइंट तुम्हें याद रखना है। पहला पॉइंट है इसमें फ्लक्स लीकेज, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसमें रेजिस्टेंस के कारण से लॉस, रेजिस्टेंस इन द वाइंडिंग, इन सबको समझाऊंगा अभी। रेजिस्टेंस इन द वाइंडिंग पहला था, फ्लक्स लीकेज तीसरा है इसमें एडी करंट, एडी करंट। अब एडी करंट हम लोगों ने पढ़ रखा है चैप्टर 6 में। फोर्थ है हिस्टेरेसिस, हिस्टेराइसिस, ऐसा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे एडी करंट को हम पहले से पढ़ के आए। अब समझो, जो लॉसेस इन ट्रांसफार्मर है वो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसको लिख के याद कर लेना है सभी लोग को अच्छे से। वो मैं फोटो भेज दूंगा अभी, कहां से कहां तक लिखना है उसको लिख लेना सभी को। फ्लक्स लीकेज कहने का मतलब क्या होता है, जो कॉइल होता है इनके बीच में आयरन कोर डला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना चेंज इन फ्लक्स है उतना यहाँ पे नहीं पहुंच पाता है, तो इसके कारण से फ्लक्स लीकेज होता है। रेजिस्टेंस इन द वाइंडिंग, अब जो वायर्स है उसमें रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस के कारण से लॉस होता है वहां पे। कौन सा लॉस होता है, आई स्क्वायर लॉस, हीट में लॉस होता है, इसके कारण से रेजिस्टेंस इन द वाइंडिंग। अब एडी करंट यहाँ पे कैसे होता है, तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर्स होते हैं ना, ये मेटल के बने होते हैं। अब इन मेटल्स पे ऊपर से करंट फ्लो होने लगता है, उनके कारण से एडी करंट लॉस होता है। और ऐसा ही एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस। अब ये वाला जो लॉस का जहां पे पढ़ना था वो सिलेबस से कट कर दिया गया था, लेकिन ये टॉपिक नहीं कट किया गया। तो तुम लोग का काम है लॉसेस इन ट्रांसफार्मर का जो मैं भेजूंगा उसको नोट कर लेना और उसको याद कर लेना बिना कुछ समझे, जब आएगा तो उसको लिखना है एज इट इज, ठीक है। उसमें ये टॉपिक बेसिकली इंजीनियरिंग का टॉपिक है, जो छोटा सा पोर्शन तुम लोग को समझाया जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग इस चारों टॉपिक को वहां से देख के अच्छे से लिख लेना। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। जब नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा एसी के, ठीक है। अभी तो 2 दिन का छुट्टी रहेगा, इसको तुम लोग एंजॉय कर लेना। उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे। तो इस वाले पॉइंट को लिख लेना सभी को। इससे पूछ लो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो पूछ लो किसी को, कोई दिक्कत है तो।